हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दोहरी गणना से। ठीक है ना, अपने आप में इम्पोर्टेंट है ये। दोहरी गणना की अगर हम बात करें तो नाम से पता चल रहा है कि 2 बार गणना होना है या फिर 2 या 2 से ज़्यादा बार। क्लियर है ना। अगर आप किसी की गणना 2 बार कर लेते हो या उससे ज़्यादा बार कर लेते हो तो आपको एक समस्या देखने को मिलेगी, वो है आपकी दोहरी गणना। तो देखो क्या लिखा है, दोहरी गणना से अभिप्राय 2 या 2 से अधिक। अब बहुत सारे बच्चे क्या है पेपर में लिख करके आते हैं 2 से अधिक बार गणना करना, ऐसा नहीं है। 2 बार भी अगर आपने गणना कर दी ना किसी प्रोडक्ट की 2 बार, तो दोहरी गणना हो जाएगी। तो आप 2 बार करो या 2 से अधिक बार गणना करने से। अर्थात दोहरी गणना की समस्या तब उत्पन्न होती है जब उत्पादकों के उत्पाद का जोड़ बिना इस तथ्य का ध्यान दिए किया जाता है कि एक उत्पादक का उत्पाद को दूसरा उत्पादक क्या ले रहा है, आगत मतलब होता है रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल। यहाँ पे आप कच्चा माल लिख सकते हो, कच्चे माल के रूप में उपयोग कर रहा है। बात को समझते देखो क्या है, डेफिनेशन यहीं पे खत्म हो गई थी, बट आपको पूरा याद रखना है क्योंकि आपको 3 नंबर पे अगर पूछेगा तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, है ना। तो दोहरी गणना से अभिप्राय 2 या 2 से अधिक बार गणना से है, यानी यहां तक तो वो दिक्कत है नहीं। उसके बाद समझते क्या कह रहा है, अर्थात दोहरी गणना की समस्या तब उत्पन्न होती है, यहां भी कोई दिक्कत नहीं आगे, जब उत्पादकों के उत्पाद का जोड़ बिना इस तथ्य का ध्यान दिए किया जाता है, यानी जब जो प्रोडक्शन करते हैं ना, प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनके उत्पादों का जोड़ इस तरीके से आप कर रहे हो ना, बिना ये चीज ध्यान में दिए कि एक उत्पादक के उत्पाद को दूसरा उत्पादक कच्चे माल के रूप में उपयोग कर रहा है। जैसे मान के चलो एक बंदा है, ठीक है, इसने ये गन्ना इसने क्या करा, शुगर केन जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, ऐसे लिखते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो मान लो उसने 1000 रुपये का गन्ना सेल किया, कितने का किया, 1000 रुपीज़ का गन्ना जो है वो सेल किया। किसको किया, बी को किया। अब बी जो है ना, बी को हम जैसे लोग हैं, हम क्या करते हैं सामान लेते हैं घर पे यूज कर लेते हैं, तो हम तो अंतिम उपभोगकर्ता, हम तो अंतिम वाले हो गए ना, अंतिम प्रयोगकर्ता जिसे बोलते हैं। बट बी ने क्या करा, ये अपने लिए नहीं लिया, इसने इस शुगर केन को जब खरीदा 1000 रुपये का, तो इसको कन्वर्ट कर दिया, यानी इसने किस में परिवर्तित कर दिया, इसको चीनी में, यानी शुगर में। शुगर केन यानी जो गन्ना था उसको चीनी में कन्वर्ट कर दिया, बना दिया, और उसने आगे कितने में बेच दिया, 1500 में बेच दिया। कितने बेचा, 1500 में आगे इसने सेल कर दिया, मान लो सी को। अब पंगा क्या है, अब सी ने अपने लिए यूज किया। अब होता क्या था ना, पंगा ये कि आप इसको भी, आप क्या बोलते हैं, इसको हम नेशनल इनकम में जोड़ेंगे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। कह रहे इसको भी हम नेशनल इनकम में जोड़ेंगे। मैंने कहा है, फिर तो यानी टोटल नेशनल इनकम कितनी आ गई। मैंने कहा 1000 तो ये वाली थी प्लस 1500 ये वाली हो गई, तो टोटल नेशनल इनकम होनी चाहिए 2500 रुपये। तो आपने कहा कि नेशनल इनकम जो है वो 2500 रुपये होनी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल गलत है। आपने 1000 भी जोड़ा और 1500 भी जोड़ा और टोटल निकाल के बता दिया कितना, 2500। बट ध्यान से अगर देखेंगे, अगर बी ने 1500 का 1000 रुपये में अगर आपसे खरीदा और 1500 में बेचा, इसका मतलब क्या हुआ, इस 1500 के अंदर ये 1000 रुपये की कॉस्ट भी तो रिकवर की है उसने। बात को समझो ना, अगर आप किसी से 1000 रुपये का सामान खरीद रहे हो और उस 1000 को 1500 में बेच रहे हो, इसका मतलब आपने इसमें कुछ छोटा मोटा परिवर्तन किया होगा, चेंज किया होगा, और उसके बाद उसको जब बेचा होगा तो उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन रखा होगा। इसका मतलब वो 1000 रुपये तो रिकवर करने थे जो जिसमें आपने खरीदा है, साथ में आपने प्रॉफिट में बेचा है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इस 1500 के अंदर ऑलरेडी ये 1000 रुपये इंक्लूड है। बात को समझना, यहीं पे गेम है, ठीक है। दोबारा ध्यान से देखो क्या कर रहा हूँ, देखो दोहरी गणना से अभिप्राय 2 या 2 से एक बार गणना करने से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात दोहरी गणना समस्या तब उत्पन्न होती है जब उत्पादकों के उत्पाद का जोड़, आप उत्पादकों के उत्पाद का जोड़ बिना इस तथ्य पर ध्यान दिए कर रहे हैं कि एक उत्पादक के उत्पाद को दूसरा उत्पादक कच्चे माल के रूप में उपयोग कर रहा है। अगर ये अंतिम करता तो हम बोलते हैं, बट ये कच्चे माल के रूप में उपयोग कर रहा है 1000 रुपये को, और उसके बाद फिर 1500 में बेच रहा है। तो इसने बोला इससे भाई दोहरी गणना समस्या तो उत्पन्न होगी, क्योंकि देखो ये 1000 इसके अंदर भी इंक्लूड है, तो 1000 तो देखो इसके अंदर भी जुड़ रहा है, 500 तो एडिशन किया ना उसने, और 1000 यहाँ भी जो, तो 1000 दो बार नहीं जुड़ गया। तो आप कह रहे हो नेशनल इनकम 2500 रुपये की है। अबे भाई दिख रही हो 2500 रुपये है नहीं, एक्चुअल में नेशनल इनकम सिर्फ 1500 रुपये की है। आप बोलो भाई कैसे पता चला 1500 ही अंतिम वाले के पास जा रहे हैं। क्लियर है ना, उसके बाद फर्दर सेल नहीं हो रहा है, क्योंकि जो आप बार बार सेल करते हो ना, तब तक वो मध्यवर्ती के अंदर रहता है, जब तक कि वो अंतिम के अंदर ना पहुंच जाए। मैंने आपको अंतिम मध्यवर्ती समझाया हुआ है। अंतिम वस्तुओं को घरेलू और राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन में शामिल करते हैं, कभी भी मध्यवर्ती को नहीं करते, सिर्फ अंतिम को करते हैं। तो इसमें तो ये मध्यवर्ती हो गया ना, बीच वाला है। अंतिम कौन सा है, 15। अगर मान लो सी भी दोबारा सेल करता है तो भाई साहब ये वाला भी नहीं होगा, फिर जो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा अगला सेल का फिर वो आएगा, है ना। तो हम समझना चाहिए कि इसने बोला दोहरी गणना की समस्या को रोकने को पाए, पहला ये वाला पढ़ना, केवल अंतिम वस्तुओं की गणना करके। अब अंतिम कौन सा इनमें से, ये वाला है, तो 1500 लो ना, 1500 लोगे तो आपके एक्चुअल आपको आंसर मिल जाएगा। तो आंसर कितना आना चाहिए, 1500। क्यों, क्योंकि केवल अंतिम वाले को यूज करो, अंतिम वस्तुओं की गणना करनी, मध्यवर्ती वालों की नहीं करनी, पहली केस। नंबर 2,
मूल्य वृद्धि विधि का उपयोग कर सकते हो आप। अब मूल्य वृद्धि विधि में मैंने आपको सिखाया था कि जब उत्पादन का मूल्य आप निकाल लेते थे तो उसके बाद क्या करते थे, मूल्य वृद्धि निकालने के लिए उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती उपभोग को घटा देते थे, यानी मध्यवर्ती उपभोग तो लेते ही नहीं है। तो मध्यवर्ती उपभोग लेने, इसका मतलब क्या है, 2500 में से क्या घटा लो, मध्यवर्ती उपभोग घटा लो। कितना था मध्यवर्ती, 1000 था, तो कितना बचा, 1500 बचा। तो मूल्य वृद्धि विधि के हिसाब से 1500 बनना चाहिए और अंतिम के हिसाब से 1500 बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ कि दोहरी गणना क्या है, जब भी आप 2 या 2 से अधिक बार गणना करोगे तो दोहरी गणना होगी। ये समस्या तभी उत्पन्न होगी जब आप उत्पादकों के उत्पाद को जोड़ते चले जाओगे बिना ये ध्यान दिए कि एक उत्पादक को के माल को दूसरा उत्पादक सिर्फ कच्चे माल के रूप में उपयोग कर रहा है, फाइनल नहीं ले रहा है। अगर ये फाइनल, अगर फर्दर सेल नहीं करता तब तो फाइनल है, तब तो यूज कर सकते हो। बट ये वाला जो है जब बेच रहा है, ये खरीद रहा है, तो ये कच्चे माल के रूप में उपयोग कर रहा है इसके माल को, फिर आगे बेचेगा, तो इसका मतलब ये मध्यवर्ती हो रहे हैं सारे, फिर ये लेना ही नहीं है, सिर्फ अंतिम वाला लेना है, लास्ट वाला। तो लास्ट वाला ये रहा। तो 2, जब भी आपसे कोई पूछे कैसे समस्या सॉर्ट आउट करोगे तो आप बोलोगे एक तो अंतिम वस्तु का उपयोग करके, नंबर 2 मूल्य वृद्धि विधि का उपयोग करके। क्लियर? तो या तो नोट डाउन कर लो फटाफट। तो आगे देखिए फटाफट से, आगे में पढ़ना है उत्पादन विधि या मूल्य वृद्धि विधि, ठीक है ना, जिसको आप उत्पाद विधि भी बोल देते हो, ठीक है, या वर्धित मूल्य वृद्धि विधि से संबंधी सावधानियां, यानी इससे संबंधित सावधानियां कौन कौन सी है, ठीक है। आप संबंधित कर सकते हो, संबंधी भी ठीक है, याद रखना यहाँ पे संबंधी भी ठीक है, ये बुक की लैंग्वेज है यहाँ पे लाइन, उत्पादन विधि ऑब्लिक मूल्य वृद्धि विधि संबंधी सावधानियां। तो स्टार्ट करते, देखो हमें क्या क्या सावधानियां यहाँ पे बरतनी है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर? तो सारी सावधानी देखो, आय विधि, व्यय विधि और मूल्य वृद्धि विधि, तीनों की सावधानियां पढ़नी है हमें। तो पहले देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले सावधानी ये है कि मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को मूल्य वृद्धि विधि में शामिल नहीं किया जाता। ये हमें ऑलरेडी पता था कि मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता। अब मैं जब भी बोलूंगा किया जाता है या नहीं किया जाता, किसकी बात कर रहा हूँ, मूल्य वृद्धि विधि की। जब मैं हेडिंग पढ़ूंगा आय विधि की तो मैं बोलूंगा आय विधि में, और जब मैं व्यय विधि पढ़ूंगा तो व्यय विधि में। क्लियर? तो यहाँ पे हर जगह मूल्य वृद्धि लगानी है आपने। तो मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता, क्यों? क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुओं से एक तो दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न होती है, अभी पढ़ा था। नंबर 2, क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य अंतिम वस्तुओं के मूल्य में ऑलरेडी शामिल होता है, यानी मध्यवर्ती वस्तुओं का जो मूल्य है वो अंतिम वस्तु में तो ऑलरेडी होगा ना, उसी के अंदर ही तो होगा। तो मध्यवर्ती को कभी नहीं लेना क्योंकि वो ऑलरेडी शामिल होता है, इससे दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न होती है। पहला पॉइंट क्लियर, बेसिक था। नंबर 2, पुरानी वस्तु, देखो यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय को, यानी बाय सेल, यानी अगर आप बाय करते हो सेल करते हो पुरानी वस्तुओं को, तो उसको शामिल नहीं करेंगे। क्लियर? क्योंकि इन वस्तुओं के मूल्य को उस वर्ष की राष्ट्रीय आय में शामिल कर लिया जाता है जब इनका उत्पादन हुआ था, यानी जिस साल ये फर्स्ट टाइम सेल हुई होगी ना, उस टाइम पे ये क्या कर दिया होगा, इनको जोड़ दिया गया हो। अब बार बार इसको नहीं जोड़ना। अब एक मान लो थोड़ी देर के लिए आपका ना काम क्या है, मकान बेचने का। अब फर्स्ट टाइम आपने मकान बेचा होगा ना तो उस टाइम वो राष्ट्रीय में जुड़ गया होगा। अब बार बार आप एक को बेचते हो, दूसरे को, आपका काम ही है, अब बेच रहे हो, एक ही को बेचने में लगो बार बार, है ना, एक ही मकान को आप जगह जगह बार बार बेच रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हर बार राष्ट्रीय में जोड़ोगे। आज 50 लाख भी, अगर 52 लाख में बेचा, परसों 60 लाख में बेचा, तो हर बार थोड़ी ना जोड़ोगे। तो उसने वही बोला है कि पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय को कभी मत जोड़ना। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी जिस दिन पहली बार बिकी होगी ना उसी दिन वो शामिल हो गया होगा, बार बार जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये याद रखना। बट पुरानी वस्तुओं पर जो दलाली होती है, जो कमीशन होता है, जो ब्रोकरेज होता है ना, उसको शामिल करेंगे। याद रखना, देखो पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय तो लेना ही नहीं है, बट पुरानी वस्तुओं पे जो दलाली कमीशन जो होती है ना वो लेने हैं। क्यों? क्योंकि दलाली कमीशन के लिए हमेशा जो ट्रांजेक्शन होती है ना, तो उसमें दलाली कमीशन हमेशा नए बंदे को या फिर जब भी मिलती है तो उसका रिवॉर्ड होता है। जैसे मान लो आप वहाँ पे क्या कमीशन ब्रोकर हो, ठीक है ना, तो आपको क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। तो कमीशन आपको क्यों मिला? क्योंकि आपने अपनी सर्विस दी है, आपने वहाँ पे सर्विस दी है ना, अपनी सेवा दी है, तभी तो आपको मिला है। तो वो तो भाई जुड़ना है। तो क्योंकि देखो रीजन क्या उसका को मूल्य वृद्धि में शामिल किया जाता है, क्योंकि दलाली कमीशन जो से प्राप्त राशि जो होती है, दलाली कमीशन जो भी पैसा मिलता है वो एजेंटों का क्या होती है, सेवाओं का पुरस्कार होता है। क्योंकि एजेंटों ने सेवाएं दी थी आपको, तो भाई इसको पुरस्कार तो मिलेगा ना। तो हमेशा ये दिमाग में बैठा के चलना कि पहली चीज मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं करना, इससे दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाती है और ये अंतिम वस्तु में ऑलरेडी शामिल होते हैं। क्लियर? नंबर 2, पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय कभी शामिल नहीं करना, क्योंकि ये ऑलरेडी उसी दिन शामिल हो जाते हैं जिस दिन ये पहली बार बिके हुए होंगे, बार बार नहीं करना। नंबर 3, पुरानी वस्तुओं पर ही
जो दलाली कमीशन होगा वो शामिल करेंगे। क्यों? क्योंकि दलाली कमीशन जो है एजेंटों की सेवाओं का पुरस्कार होता है। तो ये मैं रीजन बता रहा हूँ कि रीजन याद रखने जरूरी है, बिल्कुल रखने पड़ेंगे। अगर आपने रीजन नहीं लिखा ना तो हो सकता है, देखो बहुत सारे आधे नंबर दे दे, बट हो सकता है मेरे जैसे होंगे तो बिल्कुल काट देंगे। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे ये लिखना है, क्या मतलब इसका रीजन याद रखना है। आगे फिर है स्व उपभोग। बात तो देखना क्या लिखा है, स्व उपभोग यानी खुद के उपभोग के लिए। स्व उपभोग मतलब खुद के उपभोग के लिए अगर आपने उत्पादन किया है तो उसको राष्ट्रीय आय में शामिल यानी मूल्य वृद्धि में शामिल करेंगे, घरेलू आय में शामिल करेंगे, बात समझना। बट स्व उपभोग के लिए सेवाएं होगी तो तब नहीं करेंगे। सेवाओं को नहीं करना, गुड्स का करना है, माल का करना है, सेवा का नहीं करना है, ये भी दिमाग में बैठाना है। तो पहले भी सेवा वाला पॉइंट लिखवाऊंगा अभी। पहले देखो, स्व उपभोग के लिए अगर आपने उत्पादन किया है तो उसका जो भी मूल्य होगा ना, आरोपित जो भी मूल्य निकला होगा उसको शामिल किया जाएगा। स्व उपभोग के लिए कोई भी चीज अगर आपने कर रही है उत्पादन तो उसको शामिल करेंगे। क्योंकि ये वस्तुएं उसी प्रकार की होती है, ये वस्तुएं उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार की बाजार में बेची जाती है। ये वस्तुएं उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार की बाजार में बेचने वाली वस्तुएं होती है, और इन्हें इसलिए नहीं बेचा जाता क्योंकि उत्पादक को उसकी जरूरत होती है, इसलिए वो बेचता नहीं है। तो हम बोलेंगे अगर उत्पादक कुछ माल को बेच नहीं रहा है, वो अपने उत्पाद अपने लिए खाने पीने के लिए रख रहा है या अपने यूज के लिए रख रहा है, तो हम उसको बिल्कुल शामिल करेंगे। क्यों? देखो थोड़ा सा रीजन आपको भी बताता हूँ उसका एक और। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। मान लो आपने क्या नाम खेती करी है, ये आपका खेत था, आपने खेती करी और इसमें से मान लो आपने 100 किलो गेहूं उगाया। ठीक है ना, बट अगर आप क्या करते हो, अब आप अकेले बंदे हो खाने वाले, आपने क्या करा, इसमें से 20 किलो बचा लिया अपने लिए और बाकी का 80 मार्केट में बेच दिया। तो मैं 80 को तो आपने सेल किया है, चलो मैं इसको तो इंक्लूड करूंगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जो मैंने खुद के लिए रखा है 20 किलो, क्या इसको करूंगा? मैं बोलूंगा हाँ करूंगा। आप देखो ना, अगर मान लो आप 100 का 100 बेचते, आपने 100 का 100 बेचा होता तो 100 का 100 क्या होता, ये पूरा 100 रुपये आपका शामिल हो रहा होता। क्लियर की जैसे 80 है वैसे 100 भी शामिल हो रहा होता। फिर आप मार्केट से क्या करते अपने लिए 20 किलो अलग से खरीदते हैं। देखो एक तरीका तो है कि आप पहले पूरा सामान बेच दो फिर वहां से अपने लिए खरीदो। दूसरा तरीका ये कि यार जब उस सामान की जरूरत आपको खुद है तो आप पहले अपने लिए अलग से रख लो ना, बाकी बेच दो। तो वही तरीका है, आपने क्या करा 100 में से 20 अपने लिए रख दिया और बाकी बेच दिया। तो हम फिर भी यही मानेंगे कि आपने 100 का ही क्या किया था, उत्पादन किया था, आपका 100 का ही सेल मान के चलेंगे। तो यानी आपको जो इंक्लूड करना है वो 100 करना है। इसका मतलब जो अपने उत्पादन के लिए अगर आप कुछ बचा भी लेते हो तो उसको भी आप इंक्लूड करोगे, यानी वो प्लस पॉइंट है, इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है ना, तो ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, चलो कुछ और पॉइंट्स देखते हैं इसके आगे। देखिए लास्ट पॉइंट, स्व उपभोग सेवाओं। देखो बड़ा आगे देखो, स्व उपभोग तो है बट ध्यान से पढ़ लेना कि वो वस्तु है या सेवा है। अगर वस्तु होगा तो शामिल कर लेना, अगर सेवा होगा तो उसको शामिल मत करना। देखो शामिल नहीं किया जाता, क्यों? क्योंकि इनका बाजार मूल्य यानी मार्केट वैल्यू होता है ना, उसको निकालना, उसको अनुमान लगाना क्या होता है, कठिन होता है। क्योंकि वस्तुओं का तो निकल जाता है बट सेवाओं का बाजार मूल्य निकालना क्या है, बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। इसलिए इनको क्या है, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते, यानी ना तो घरेलू आय में शामिल होगा ना राष्ट्रीय में शामिल होगा। इसलिए लिखा हुआ कि इसको मूल्य वृद्धि में भी शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हीं को तो कैलकुलेट करने के काम आती है ना, राष्ट्रीय घरेलू। ठीक है ना, चलो आज जैसे लिखा हुआ गृहिणियों की सेवाओं का मूल्य, गृहिणियों मतलब घर की औरतें है ना, हाउसवाइफ। तो उसमें बोला कि जो गृहिणियों की सेवाएं होगी, मान लो उन्होंने पोछा लगाया कमरे में, तो क्या वो ऐसे बोलती है कि मैंने जो पोछा लगाया चलो उसके 20,000 रुपये 30,000 रुपये दे दो या फिर जो भी है रेट बना दो अपनी मर्जी से? ऐसा कुछ पॉसिबल है, नहीं होता। मांगते थोड़ी ना, वो तो एक प्यार मोहब्बत वाली चीज़ होती है जिसमें वो काम करते हैं। तो गृहिणियों की सेवाओं का जो मूल्य होती है वो क्या नाम है, गिलास, उन्होंने पानी का गिलास तुम्हें पिलाया, तो क्या उसका भी मार्केट वैल्यू निकालना स्टार्ट कर दोगे? और निकाल बिल्कुल तो कितना, उसमें कितना प्यार था बताओ, नहीं निकाल सकते आप। तो उसने बोला कि बाहर वाला तो भाई पानी गिलास सीधे देता है, ठीक है, तो वो 2 रुपये का। अब ये बिल्कुल परोस के तरीके से प्यार से देते तो उनका मूल्य क्या होना चाहिए, नहीं निकाल पाओगे ना। तो वही लिखा हुआ कि सेवाओं का जो होता है, स्व उपभोग सेवाओं का को मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इसका बाजार मूल्य निकालना कठिन होता है। आगे लिखा हुआ है और जैसे लिखा हुआ है गृहिणियों की सेवाएं। क्लियर? आगे देखो लास्ट, जिन मकानों में मालिक खुद रह रहे हैं, यानी अगर सेल्फ ओन्ड हाउस है, यानी आप क्या खुद उसमें रहते हो, तब भी आप उसको शामिल करोगे। यानी उसका आरोपित मूल्य बोलो या आरोपित किराया, तो आरोपित किराया ज़्यादा अच्छा वर्ड है, तो उनका भी आरोपित किराया शामिल किया जाता है। यानी अगर आप मकान में खुद रह रहे हो तो उनका भी आरोपित जो किराया होगा वो शामिल करेंगे। आरोपित किराया क्या होता है, मतलब एस्टिमेटेड रेंट कितना होना चाहिए। अगर आप उसको बाहर रेंट पे देते तो कितना लेते, तो अभी आप रेंट पे नहीं दे रहे हो, खुद रह रहे हो, तो इसका अंदाजा लगा लो कितना रेंट बनना चाहिए, है ना। तो वो वैल्यू ना हमें शामिल करनी चाहिए, जो एक्चुअल है नहीं बट फिर भी हमें उसको क्या करना चाहिए, निकालना चाहिए। आगे लिखा है क्योंकि सभी मकाने जो होते हैं ना का किराया मूल्य होता है, यानी हर मकान की रेंटल वैल्यू होती है।
जब जितने भी मकान होंगे हर किसी की रेंटल वैल्यू होगी जो उस एरिया के अकॉर्डिंग निकाली जाती है, ठीक है। फिर चाहे तो उसमें मकान मालिक स्वयं रह रहा हो या फिर उसको किराए पे दिया उसने, वो मैटर नहीं करता, वो खुद रह रहा है किराए पे। अगर किराए पे दे रखा है तो किराए वाली वैल्यू ले लो, और अगर खुद रह रहा है तो कितना, अगर किराएदार रखते तो कितना कमा लेते वो निकाल लो खाली एस्टिमेशन बेस पे। तो खाली एक एस्टिमेटेड वैल्यू है। उसने बोला अगर स्वयं के मकान का, अगर स्वयं के मकान में अगर आप रह रहे हो, स्वयं के मकान में रह रहे हो, तो उसका भी आरोपित किराया आपको निकालना चाहिए, उसको शामिल करना चाहिए। क्लियर? क्यों? क्योंकि मैंने कहा सभी मकानों का क्या होता है, किराया मूल्य होता है। और फिर चाहे वो मकान मालिक स्वयं वहां रहता हो या फिर किराए पे दे रखा हो। तो ये कुछ सावधानियां थी जो आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर आई काम करते हैं, इस पार्ट को यहीं पे खत्म करते हैं, छोटा सा पार्ट बना के छोड़ देते हैं। आगे मिलेंगे जिसमें आय विधि व्यय विधि की भी सावधानियां पढ़ेंगे और साथ में थोड़ा और कुछ नया पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये चैप्टर जहाँ तक है कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा और करा करके खत्म करेंगे जितनी जल्दी हो सके, ठीक है ना। चलो यहाँ पे इसको एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।